गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तिका के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। पाठ 2 जिसका नाम है लाख की चूड़ियां। पाठ से पूर्व में आपको बताना चाहूंगी कि आज आधुनिकता से प्रभावित होने के कारण हमारे बहुत से शिल्प दम तोड़ चुके हैं। न केवल शिल्प दम तोड़ चुके हैं, अपितु शिल्पकारों का जीवन भी अनेक कठिनाइयों से भर गया है। प्रस्तुत पाठ में भी बदलू एक ऐसा ही पात्र है जो लाख की चूड़ियां बनाने का कार्य करता है। उसकी बनाई हुई लाख की चूड़ियां गांव में सभी के द्वारा बहुत पसंद की जाती हैं, किंतु जैसे ही आधुनिकता के चलते गांव में कांच की चूड़ियों का प्रचार हुआ, बदलू की लाख की चूड़ियों का व्यवसाय ठप सा पड़ गया और उसका जीवन कठिनाइयों से भर गया। आइए हम पाठ का अध्ययन करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब भी मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। लेखक बचपन में अपने मामा के गांव जाता, वहां उसे कौन मिलता? बदलू। बदलू लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता था और उस समय लेखक एक बच्चा था, इसीलिए बदलू उसे लाख की गोल गोल गोलियां देता था जो रंग बिरंगी होती थी और वह लेखक को बहुत भाती, लेखक को बहुत आकर्षित करती थी। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन अर्थात आंगन, बरामदा, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। मुंगेरियां बच्चों लकड़ी के बेलन जैसे होते हैं, जो आगे से पतले और पीछे से मोटा होता है। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। देखा बच्चों, बदलू चूड़ियां बनाने के लिए कितनी मेहनत करता था। पहले वह लाख को पिघलाता, फिर चौखट पर रखकर वह उन्हें चूड़ी का आकार देता, तब कहीं जाकर मुंगेरियों पर वह उन्हें गोल करता और अंत में रंग कर वह उन्हें आकर्षक रूप प्रदान करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। मचिया अर्थात सूतली आदि से बना खटोला। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। बच्चों, हमने देखा कि बदलू अपनी बनाई हुई चूड़ियों को एक टक देखता रहता। क्यों? क्योंकि वे चूड़ियां बदलू के बहुत मेहनत का, उसके अथक परिश्रम का परिणाम थी। और जब हमारी मेहनत का परिणाम हमारे सामने होता है तो वह बहुत संतोषदायक होता है, बहुत सुखदायक होता है। बदलू भी अपने परिणाम को देखकर उन्हें निहारता रहता था। बदलू मनिहार था। मनिहार अर्थात चूड़ियां बनाने वाला। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उसे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय बच्चों एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। बच्चों, हम बाजार जाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं तो सामान की कीमत के रूप में हम लोग रुपए पैसे देते हैं,
लेकिन वस्तु विनिमय में रुपए पैसे न देकर वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। और बदलू अपनी चूड़ियों के बदले क्या लेता था? अनाज। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व भी और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। लोहे लगना, बहुत परिश्रम करना। बदलू अपनी चूड़ियां कभी भी रुपए में नहीं बेचता था। वह उन्हें अनाज के बदले आसानी से दे देता था। लेकिन जब कोई उसे शादी के अवसर पर चूड़ियां खरीदने आता तो बदलू अपनी सारी मांगे मनवा कर रहता था। जब तक उसकी जिद पूरी नहीं होती थी, वह अपनी चूड़ियां उन्हें नहीं देता था। विवाह के इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए मिलते सो अलग। देखा बच्चों, विवाह के अवसर पर तो बदलू अपनी सारी कसर पूरी करवा लेता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। मुझे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं ना। लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए। देखा बच्चों, बदलू के इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि बदलू को न केवल शहरी सभ्यता से चिढ़ थी, न केवल आधुनिकता से चिढ़ थी, अपितु उसे कांच की चूड़ियां भी पसंद नहीं थी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। बच्चों, अभी तक हमने बदलू के जीवन का एक पक्ष पढ़ा, जहाँ बदलू का जीवन बहुत सुखमय था। गांव में उसकी बनाई हुई चूड़ियों की बहुत मांग थी, सभी उसकी चूड़ियां पसंद करते थे। बदलू के घर में गाय भी थी, उसके यहाँ आम की फसल भी अच्छी होती थी। वह अपने जीवन को लेकर बहुत खुश था। आइए अब हम बदलू के जीवन का दूसरा पक्ष पढ़ते हैं। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-8 महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी तो मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। बदली होना, ट्रांसफर हो जाना, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। देखा बच्चों, लेखक 8 से 10 सालों के बाद गांव गया और तब तक गांव में भी आधुनिकता की लहर आ चुकी थी। गांव की स्त्रियां लाख की चूड़ियों की अपेक्षा कांच की चूड़ियों की ओर आकर्षित हो चुकी थी। गांव की स्त्रियां भी अब कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलाऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था।
नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतारना, अपनी याददाश्त पर जोर देकर बीती बातों को याद करने का प्रयास करना। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और ना ही भट्टी। वही मचिया जिस पर बैठकर बदलू चूड़ियां बनाया करता था और वही भट्टी जिसमें वह लाख पिघलाने का कार्य करता था। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। और फिर सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, वह लाख में कहाँ संभव है। देखा बच्चों, बदलू के इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है जैसे बदलू कांच की चूड़ियों के प्रचार के कारण दुखी था, क्योंकि उसके लाख की चूड़ियों का व्यवसाय अब ठप पड़ चुका था। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली। शंका भांप लेना, मन के विचार को समझ लेना। बदलू लेखक के मन के विचार को समझ चुका था कि बदलू समझ गया था कि लेखक यह जान चुका है कि बदलू अंदर ही अंदर चिंतित है, बदलू अंदर ही अंदर दुखी है। दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन से ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा, इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, कितने हाथ काट देना, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। अर्थात मशीनी युग के आने से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, बहुत सारे लोगों के हाथों से उनका रोजगार छिन गया। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इस समय बदलू और लेखक के पास कुछ शब्द नहीं बचे थे। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर देना खुश होते हुए, और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए, बेच दी, कहाँ से खिलाता। देखा बच्चों, पहले बदलू के पास गाय भी थी, लेकिन अब उसका व्यवसाय समाप्त होने के कारण उसको इतनी परेशानियां आ गई थी उसके सामने कि उसे मजबूरीवश अपनी गाय को भी बेचना पड़ा। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 आम एक बखत में खा जाता था। बखत अर्थात समय, एक वक्त में। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया
तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। ठिठक जाना, रुक जाना। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी, जच रही थी, सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। देखो बच्चों, हमने पहले पढ़ा था कि बदलू विवाह के अवसर पर अपनी जिद पकड़ लेता था, वह अपनी जिद मनवा कर ही रहता था। अब कांच की चूड़ियों का प्रचार हो चुका था, लेकिन फिर भी बदलू अपनी जिद नहीं छोड़ता था। बदलू हार नहीं मानता था। उसका कहना था कि विवाह के अवसर पर लिए गए शादी के जोड़े का एक अलग ही मूल्य होता है, एक अलग ही महत्व होता है, और तब वो अपनी मांग मनवा कर रहता था। लेकिन जब जमींदार साहब उसकी चूड़ियों की पूरी कीमत नहीं दे रहे थे, तो बदलू ने वह चूड़ियां उसको नहीं दी। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों के जैसा न था जो आसानी से टूट जाए। कांच की चूड़ियों के समान व्यक्तित्व का होना अर्थात अपने व्यक्तित्व को आसानी से बदल देना बदलू का व्यक्तित्व था। उसकी एक पहचान थी कि वह शादी के अवसर पर लिए जाने वाले जोड़े की पूरी मांग करता था, और अभी भी वह इस बात से पीछे नहीं हटा था। वह अपनी जिद मनवा कर ही रहता था। वह अपने व्यक्तित्व को अभी तक बरकरार रखे था। उसने अपनी पहचान नहीं खोई थी। हार कर भी वह हारा नहीं था। आशा है बच्चों आपको यह पाठ पूरी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद।